हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एगेट वर्ल्ड। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि अगर वो आपको समझ आएगा तो ये आज का आपको सेकंड लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, तो ये है पोरीफायरिंग रिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसके रिएक्शंस देखेंगे। इसकी रिएक्शन किसके साथ देखेंगे? एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है डाइकेटाइन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं H प्लस इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है ना, हमारा जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो डाइकेटाइन बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो ये लोन पेयर है, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये जाके क्या करेंगे, ये H प्लस पे अटैक करेंगे। ठीक है, ये भी जाके अटैक करेगा H प्लस पे। तो वहां पे क्या होगा, जैसे ही H प्लस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये H बनेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये H आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइकेटाइन। क्या बोलते हैं? डाइकेटाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो दोनों लोन पेयर थे नाइट्रोजन के, अब वो नहीं रहे। ठीक है, उसकी जगह पे क्या आ चुका है, हमारे पास H प्लस आ चुका है। ठीक है, तो ये होता है डाइकेटाइन। ठीक है, क्या होता है? डाइकेटाइन। अब डायनाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो मैं बेसिक मीडियम में लूंगा उसमें क्या होगा, तो जब हम बेसिक मीडियम के साथ इसको ट्रेड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये H को ले लेगा और ये भी H को ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों H निकल जाएंगे और इसकी जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। H निकलने के बाद क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं डायनाइन स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होती है? डायनाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी H प्लस नहीं है, यहाँ पे ना कोई H है। ठीक है, जो H था वो यहाँ पे जो बेस था उसने एक्सेप्ट कर लिया H को। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज आ गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डायनाइन। वहां पे जब हम रिएक्शन कराते हैं डाइकेटाइन में तो दो H प्लस आ गए थे, इसलिए हमने उसे क्या बोला था, डाइकेटाइन। ठीक है, तो अब इसका यूज क्या है? ठीक है, हम जो है डाइकेटाइन को यूज नहीं करते। किसमें यूज नहीं करते? जब हम मेटालोपोरीफायरिंग बनाते हैं। क्यों यूज नहीं करते? जब हम कोई मेटल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं Fe ले लेता हूँ, Fe2+ ले लेता हूँ। ठीक है, Fe3+ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं Fe2+ लेता हूँ, ठीक है, और उसको रिएक्शन कराता हूँ इसके साथ, ठीक है, तो जो ये Fe होता है ना, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैं डाइकेटाइन लूंगा, ठीक है, अगर मैं डाइकेटाइन लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे अब डाइकेटाइन में क्या होगा, लोन पेयर तो रहेगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और एक H आ जाएगा। ये H आ गया, ये लोन पेयर हटा, H आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है भाई। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव ये Fe+2 लेके आऊंगा या Fe+3 लेके आऊंगा, तो यहाँ पे आने के बाद Fe+3 Fe+2 जब यहाँ पे बीच में आएगा रिंग के, ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन होगी, जब इस मेटल को ऐड करूंगा इसमें पोरीफायरिंग रिंग में, जब जाके मेटल पोरीफायरिंग रिंग बनेगी। पर वो नहीं बन सकती इस केस में डाइकेटाइन में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं है। यहाँ पे इसको कुछ स्टेबलाइज नहीं कर रहा। ठीक है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और जो पहले के लोन पेयर थे वो क्या हो गया, H आने की वजह से वो भी चले गए। ठीक है, तो इसलिए हम डाइकेटाइन फॉर्म को यूज नहीं करते। ठीक है, हम किस फॉर्म को यूज करते हैं, डायनाइन फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, हमें डाल लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, दोबारा से मैं रिंग बना देता हूँ एक बार। अब जब मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया डायनाइन बनेगा। क्या बनेगा? डायनाइन। डायनाइन बनेगा। ठीक है, जब मैं बेस के साथ इसको रिएक्ट कराऊंगा, जब डायनाइन बनेगा तो क्या होगा, ये H हट जाएंगे दोनों। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसके बाद जो भी मैं मेटल लेके आऊंगा, जब मान लो मैं Fe लेके आया,
तो वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, इसके साथ ही कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, ये इसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि मेटल पे है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए मेटल के यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए हमारी डाई एनाइन फॉर्म ही हमारी स्टेबल फॉर्म होती है। हम उसी फॉर्म को यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, मेटालो पोरिफायरिंग रिंग, ठीक है। अगर हमारे पास अब इसकी जगह ये Fe है, ठीक है, Fe आप कोई भी मेटल ले सकते हो, ठीक है, पर अगर जब हमारे पास खाली Fe होता है, अगर हम Fe की जगह Ni ले, निकल ले, अगर मैं यहाँ पे निकल लेता, ठीक है, तो भी ये मेटालो पोरिफायरिंग रिंग रहती, ठीक है, अगर कोई और मेटल होता तो भी मेटालो पोरिफायरिंग रिंग रहती। बट Fe के केस में जब भी हम Fe लेते हैं ना, तो उसको हम हेम ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेम ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, हेम ग्रुप, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि अगर हम पोरिफायरिंग रिंग लेते हैं और उसको एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो डाइकेटाइन फॉर्म बनती है, क्या बनती है, डाइकेटाइन फॉर्म बनती है, ठीक है। डाइकेटाइन फॉर्म जो होती है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि उस पर ना तो लोन पेयर होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता। तो इस वजह से हमें कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, डायनाइन फॉर्म चाहिए होती है। कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, डायनाइन फॉर्म चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, फिर डायनाइन फॉर्म में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, लोन पेयर भी होता है, मेटल के साथ आराम से कोऑर्डिनेट कर लेता है, ठीक है। अगर मेटल हमारा कोई भी हो सकता है तो मेटल पोरिफायरिंग है ही, ठीक है, बट अगर स्पेशली Fe आ जाए तो उसे हम हेम ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम हेम ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये हेम ग्रुप है, ठीक है, जब हमारे पास Fe है तब हम बोलते हैं हेम ग्रुप। इसका जो कलर होता है ना वो रेड कलर का होता है। क्या होता है, रेड कलर का। क्या होता है, रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर का होता है ये। और इसका रीजन क्या होता है रेड कलर होने का, MlCt। MlCt का मतलब क्या है यहाँ पे, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। हेम ग्रुप है रेड कलर का, क्यों रेड कलर का है, क्योंकि MlCt है। MlCt क्या होती है, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये कहाँ पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, समझ आ रहा है आपको। तो ये कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा मैं आपको कि MlCt क्या होता है, ठीक है। बट उससे पहले आप इतना याद रखिए कि हेम ग्रुप जो होता है वो रेड कलर का होता है। रीजन क्या होता है, MlCt क्या होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आप एक नंबर याद रख लिए, ट्रिक क्या बेसिकली, हम क्या करते हैं, हम मेटल पोरिफायरिंग की अगर हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, मान लो डिफरेंट मेटल्स आ गए और हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक होती है 8, 9, 7, 10, 6, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसे रब कर देते हैं, या आप नोट कर लिया हो, इसको रब कर देते हैं। निकल +2, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक और Fe। तो ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। इसका ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। मतलब अगर मैं Fe की जगह पे ये मेटल ले आऊंगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल मेटल कौन सा होता है, निकल। तो ये आप याद रखिए, सबसे ज्यादा स्टेबल मेटल पोरिफायरिंग रिंग कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास जो मेटल होता है पोरिफायरिंग जिससे कोऑर्डिनेट करते हैं वो हमारा होता है निकल +2 में, ठीक है। आप ये नंबर याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या बेसिकली, ये ट्रिक क्या है, तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको आराम से ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। पर याद रखना है ये +2 में ही लेना है, ठीक है। किस में लेना है, +2 में लेना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आप एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, जो ये हमारी मेटल पोरिफायरिंग रिंग बनी है, ठीक है, हालांकि ये तो हेम ग्रुप है। सपोज करो कोई और इसमें मान लो मेटल होता, ठीक है, या फिर हेम ग्रुप है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 5 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है। 1,
2 3 4, ठीक है। और 4 1 2 3 4 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है। क्या बोला मैंने, 4 5 मेंबर की रिंग है इसमें, और 4 6 मेंबर की रिंग है। तो ये आप प्लीज याद रखें, ठीक है, पूछ लेता है वो, ठीक है। और ये भी कंजुगेशन में होंगे डबल बॉन्ड, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। पर आपको बस याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो रिंग बन रही है वो कितनी बन रही है, वो वहाँ पे बन रही है रिंग 5 मेंबर की 4 रिंग है, ठीक है, और 6 मेंबर की भी 4 रिंग है। कौन कौन सी रिंग है, ये देखो 5 मेंबर की एक रिंग, ठीक है, 5 मेंबर की एक रिंग, ये 2 रिंग, ये 3 रिंग, ये 4 रिंग, ठीक है। 6 मेंबर की कौन सी होगी, ये 1 2 3 4, आप गिन भी सकते हो 1 2 3, आप ये बॉन्ड करके गिन सकते हो। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हाँ देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ ये होगी ना 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, फिर एक 6 मेंबर की रिंग होगी, और ऐसे करके बाकी 2 रिंग भी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे करके लास्ट वाली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास कितनी रिंग होगी, यहाँ पे 4 5 मेंबर की रिंग होगी और 4 6 मेंबर की रिंग होगी। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा लेक्चर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय बाय। हेलो, वेलकम बैक गाइस। सो हम लेक्चर 2 के पार्ट 2 पे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पोरीफायर रिंग को जब हम एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो डाइकेटाइन फॉर्म बनती है, जब हम बेसिक मीडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो डायनाइन फॉर्म बनती है। समझ आ रहा है आपको। फिर हमने पढ़ा था कि डायनाइन फॉर्म जो होती है वो हमें चाहिए होती है किसके लिए, मेटालो पोरीफायर रिंग के लिए, ठीक है। उस क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल पे, उसे कोऑर्डिनेट करना होता है, नेगेटिव चार्ज चाहिए होते हैं, इसलिए हमारे पास डाई एनाइन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद अगर हम मेटल को Fe लेंगे तो हेम ग्रुप बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिफरेंट मेटल्स लेंगे तो क्या होता है, उसके बाद हमने उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हेम ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास क्या कितने टाइप के हेम ग्रुप होते हैं, हमारे पास 4 टाइप के हेम ग्रुप होते हैं, ठीक है। हेम ए, हेम बी, हेम सी और क्लोरोहेम, ठीक है। और ये हमारी फेवरेट है पोरीफायरिंग रिंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है, हमारी ये हेम ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम Fe मेटल लगा देंगे तो ये हेम ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। बट होता है क्या कि यहाँ पे क्या होता है, साइड ग्रुप्स भी अटैच होते हैं पायरोल पे, ठीक है। क्या होते हैं, साइड ग्रुप अटैच होते हैं। यहाँ पे होता है हमारे पास तो आप इसको देख के डर मत जाना, ठीक है। तो इसको बनाने की ट्रिक है, आप सबसे पहले क्या करना, आप अपनी नॉर्मल पोरीफायरिंग रिंग बना लेना, ठीक है, ऐसे करके। ये आपकी नॉर्मल पोरीफायरिंग रिंग है, इसमें आप मेटल डालोगे आपको पता है हेम ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, चारों के चारों कॉर्नर्स पे, मतलब चारों के चारों रिंग पे आप CH3 एटम लगा देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आप यहाँ पे R1 यहाँ पे R2 लगा देना। उसके बाद यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और बस एक एक्स्ट्रा कार्बन यहाँ पे ऐड कर देना बस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी पोरीफायरिंग रिंग फेवरेट, ठीक है, चारों रिंग बनाना, ठीक है, चारों रिंग 5 मेंबर की और 4 रिंग 6 मेंबर की एरिया अंदर, ठीक है। Fe लग जाएगा, मेटल बन जाएगा, मतलब Fe लगने के बाद मेटल हेम ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना, यहाँ पे CH3 लगा देना हर उस पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फिर एक R1 और ऐड करके ये, और बाकी 2 पे R1 और R2 ग्रुप।
अब जब हम R1 और R2 ग्रुप को रिप्लेस करेंगे ना, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट हेम ग्रुप आएंगे। Fe बीच में आप मान लो Fe लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि तभी आपका हेम ग्रुप बनता है जब हम Fe लगाते हैं, ठीक है। तो मैं वो लिख नहीं रहा, ठीक है। तो R1 और R2 है। हेम ए के केस में क्या होता है, R1 जो होता है हमारे पास होता है C18H30OH, ये होता है। और यहाँ पे R2 क्या होता है, इसी केस में हेम ए के होता है C♯CH2, ठीक है। तो ये R1 को और R2 को हमें इससे रिप्लेस करेंगे जब C18H30OH से और C♯CH2 से, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, हेम ए। क्या बन जाएगा, हेम ए। और हेम बी में क्या होता है, R1 इज इक्वल टू में हेम बी में क्या होता है, R1 इज इक्वल टू में R2 विच इज इक्वल टू में दिस, ठीक है। ये होता है हमारे पास हेम बी, ठीक है। और हेम बी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादातर ये यूज करते हैं हेम बी, जिसमें R1 और R2 हमारे पास क्या होता है, C♯CH2। हम R1 और R2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, C♯CH2 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हेम सी में क्या होता है हमारे पास, S कंटेनिंग प्रोटीन। क्या होता है हमारे पास, S कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं, S कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लोरोहेम में क्या होता है हमारे पास, R1 और R2 अभी वो मेरे को याद नहीं आ रहा कि क्लोरोहेम में क्या होता है, बस आप इतना याद रखना, हमारे काम का भी नहीं है। हमारे काम का क्या है कि हेम ए, हेम बी और हेम सी और क्लोरोहेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो है हेम बी, जिसमें R1 और R2 क्या होता है हमारे पास, C♯CH2 होता है। क्या होता है, C♯CH2, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्लोरोहेम का, ठीक है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि मैंने पार्ट 1 में क्या करा था, लास्ट में आपको जब बताया था 4-5 मेंबर की रिंग होती है और 4-6 मेंबर की, तो उसमें मैंने यहाँ से अटैच कर दिया था गलती से, ये बॉन्ड मैंने यूं अटैच कर दिया था, तो यहाँ पे तब शायद 5 मेंबर की रिंग बन रही थी, ठीक है। पर वो 6 मेंबर की ही है, ठीक है। वो बस यहाँ से अटैच नहीं करा था मैंने, ये ऐसे अटैच थे वो, ठीक है। वो यहाँ पे अटैच होता है वो कार्बन पे, गलती से मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया था वो, ठीक है। लेक्चर 1 में आप देख लेना, यहीं पे बताया मैंने वो, ठीक है। बस वो गलती से यहाँ पे अटैच कर दिया था। उसके बाद आप काउंट कर लेना, Fe लगा के आपकी 4 ही 5 मेंबर की रिंग आएगी, 4 ही 6 मेंबर की रिंग आएगी, ठीक है। ये एक छोटी सी करेक्शन थी। और R1 और R2 भी मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं अभी मतलब याद तो था मेरे को, मैं बताता हूँ आपको अगर मेरे को